तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। अब आप सोचें ये बड़ी हेडिंग है, हाँ भाई प्लीज टॉपिक बड़े हैं प्यारे बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक नहीं बल्कि दो टॉपिक में दो पार्ट में कवर करूंगा, है ना। साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1 एंड साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या है, दोनों में प्यारे बच्चों कॉमन है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग ना बता करके एक ही बताया है, ताकि आप इस पूरी की पूरी सीरीज SHM वेव इन स्ट्रिंग साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स से प्यारे बच्चों आपस में क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए। तो आज के इस पार्ट में हम लोग एक्चुअल में चर्चा करेंगे पूरी तरह से प्यारे बच्चों किसके ऊपर, साउंड वेव के बारे में। और जो साउंड वेव के इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उनको हम अगले टर्न पर वेव ऑप्टिक्स के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसलिए प्लीज आपसे बार बार कहता हूं, कनेक्टेड रहिए, मेहनत करते रहिए और हमें भी प्यारे बच्चों मोटिवेट करते रहिए। क्लियर है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। इसलिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, तो प्लीज़ उसको प्यारे बच्चों छोड़ो यार, उससे ऊपर उठो और अपनी मेहनत पे प्यारे बच्चों फोकस करो, वहीं से आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिलने वाले होंगे। ठीक है, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चन है। द एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 60 डिग्री अबव द होरिजन, थंडर इज हियर्ड 8 सेकेंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइटनिंग। ओके, द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द वर्टिकल हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड पूछ रहा है। चलो भाई कर दो फटाफट से बच्चों वाला सवाल, 9-10th वाला। लेकिन थोड़ा सा प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट अच्छा है, ये क्लाउड से ऑब्वियस है, लाइटनिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो साउंड होगी, क्या वो साउंड यहाँ से चल के प्यारे बच्चों सीधे सीधे इस ऑब्जर्वर तक पहुँच जाएगी? क्या मुझे साउंड की स्पीड गिवन है कितनी सर? 330 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? ये डिस्टेंस आ जाएगी तो इस वाले ट्रायंगल में, हाँ जी ये वाला 60 डिग्री है, तो क्या मैं tan थीटा से प्यारे बच्चों हाइट कैलकुलेट कर पाऊंगा। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितना टाइम लग रहा है सर? इसको लग रहा है 8 सेकेंड का टाइम, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 सेकेंड। यस, तो ये मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास आ गई ये वाली साइड, हाइपोटेनियस पता लग गई है, तो क्या इसमें लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन 330 इंटू 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 330 इंटू 8 अपॉन साइन 30 यानी कि √3/2। ओके, सॉल्व करके प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मैं आपको हल्का सा याद दिला दूँ। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कौन से वाला? एक वेल वाला जो सवाल है, मुझे ऐसे याद आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ आपसे डिस्कस करूँ। जब आप प्यारे बच्चों यहाँ से किसी स्टोन को ड्रॉप करते हैं, स्टोन को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, और ये हाँ बेटे ये यहाँ पर h डेप्थ तक है ना, यहाँ तक इसके अंदर पानी का लेवल है, पानी भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ से उसको ड्रॉप करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपसे कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इस ऑब्जर्वर को जो साउंड है वो कितने टाइम बाद सुनाई देगी, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। तो पहले तो स्टोन कहाँ से कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे, सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि हाँ जी इसको लगेगा टाइम कितना? अंडर द रूट ऑफ 2h/g। फिर यहाँ टकराएगा तो क्या छपाक की आवाज़ होगी, और छपाक की आवाज़ हो करके क्या प्यारे बच्चों जो साउंड है ये ऊपर ट्रैवल करके आएगी कितनी स्पीड से? किस स्पीड? vs से। क्लियर है? तो ये जो vs स्पीड से प्यारे बच्चों ये h डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो उसको, तो बेटे इसको जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा? दैट टाइम इज बेसिकली h अपॉन vs, है ना। ये सभी आप जानते ही हैं। तो अब बताओ यहाँ से छोड़ने का समय, छोड़ने के बाद यहाँ पत्थर के नीचे जाने का समय और इसके आवाज़ के ऊपर आने का समय, तो कितनी देर बाद टोटल साउंड इसको प्यारे बच्चों सुनाई देगी? सर टोटल साउंड इसको सुनाई देगी अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g प्लस h अपॉन vs टाइम के बाद। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए फायर क्रैकर एक्सप्लोडिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लेक इज हियर्ड एज 2 sounds at an interval of time t apart by a man on the boat close to the water surface. Sound travels with a speed u in water and a speed v in air. The distance from the exploding firecracker to the boats. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। पहली इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये समझना होगा कि आपकी जो साउंड वेव होती है,
कौन सी वेव? साउंड वेव। साउंड वेव के बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत ही बातें पता होनी चाहिए, जैसे क्या ये एक मैकेनिकल वेव है? यस सर। क्या ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है? यस सर। ये प्यारे बच्चों अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से क्या करती है? ट्रैवल करती है। ओके, यानी कि इसकी स्पीड सॉलिड्स में, हाँ प्यारे बच्चों, लिक्विड्स में और गैसेस में डिफरेंट होती है। और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की प्यारे बच्चों, वो सॉलिड्स में होती है, फिर लिक्विड्स में होती है और फिर गैसेस में होती है। क्लियर है? और एयर में जब आप इसकी स्पीड की बात करते हैं तो ये लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? लिक्विड्स में, और फिर इसके बाद आप बात करते हैं किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। तो आपको साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में पता होनी चाहिए। इसलिए साउंड के लिए जो, अगर मैं कंपैरिजन करूं किसमें? लिक्विड में और एयर में, तो जो लिक्विड है वो इसके लिए प्यारे बच्चों रेयरर मीडियम की तरह काम करता है। कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। जैसे लाइट के लिए आपने देखा है कि एयर क्या होती है? लाइट के लिए एयर रेयरर होती है और वाटर क्या होता है? डेंसर। यहाँ साउंड के केस में उल्टा होता है। क्या? कि जो लिक्विड है वो रेयरर है और जो एयर है प्यारे बच्चों वो डेंसर है। क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। वेल, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपसे ये कह रहा है कि भाई दो अलग अलग मीडियम में अलग अलग आपको स्पीड सुनाई दे रही है। ऑब्वियसली क्रैकर एक्सप्लोड हुआ। जब ये क्रैकर एक्सप्लोड हुआ तो क्या होगा बेटे? इससे एक साउंड जो सीधे गई होगी, कहाँ से? एयर से। और क्या बेटे? एक साउंड जो आई होगी प्यारे बच्चों वो वाटर से आई होगी। क्लियर है? तो जो वाटर से आने वाली साउंड है वो जल्दी पहुंची होगी या देर से पहुंची होगी? सर वाटर में साउंड क्या चलती है? थोड़ा फास्ट चलती है, जबकि एयर में क्या चलती है प्यारे बच्चों? स्लो चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ टाइम गैप। आपने महसूस भी किया होगा, आपको दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो दो आवाज़ इसलिए सुनाई दे रही हैं कि दोनों मीडियम, वो दो आवाज़ें इसलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि वो दो अलग अलग मीडियम से आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत सीधा सा फंडा है। जरा सबसे पहले माना ये वाला टाइम लगता है T1 और ये टाइम क्या लगता है प्यारे बच्चों? T2। इसको जो स्पीड सुनाई दे रही है, हाँ जी, कहाँ पर? इसको जो स्पीड सुनाई दे रही है प्यारे बच्चों, हाँ जी, V एयर में, V एयर में। तो यानी कि सर इसका मतलब यहाँ V है और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? U। तो दैट टाइम T, ये डिस्टेंस कितनी होगी? लेट्स से दिस डिस्टेंस भी D। तो क्या मैं T1 को लिख सकता हूँ D/V, और प्यारे बच्चों T2 को क्या लिख सकता हूँ? सर इसको लिख सकते हैं आप T/U। ऑब्वियस है, वाटर में स्पीड क्या होगी? ज़्यादा, तो टाइम लगेगा कम, यानी कि दिस T2 इज लेस देन T1। तो एक टाइम गैप आ जाएगा। सो दैट टाइम गैप, यस, दैट T इज इक्वल्स टू व्हाट? सर दिस इज सिंपली, हाँ जी, T1 माइनस T2। बस सवाल ख़त्म। हाँ भाई, D कॉमन ले लिया, 1/V माइनस 1/U। हाँ प्यारे बच्चों, यानी कि DUV, और ये आ गया प्यारे बच्चों U माइनस V से। दिस इज़ द टाइम। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन आपसे D पूछ रहा है क्योंकि टाइम इंटरवल आपको गिवन है। सॉरी। तो प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस D होगी, दैट डिस्टेंस D इज UV इंटू T/U माइनस V। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स मोर इंटेंस इज 90 dB देन 40 dB? dB क्या है? वैसे तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, dB बेसिकली डेसिबल्स को बोलते हैं ना, डेसिबल। ये एक साउंड की इंटेंसिटी यानी कि साउंड की लाउडनेस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है। मैं फिर आपको एक नई बात बताता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ से साउंड के बारे में। हाँ जी, साउंड की तीन इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। साउंड की तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्या क्या है प्यारे बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक्स? द वन इज yes, loudness. The second is pitch. Okay प्यारे बच्चों, and the third important is quality. Okay, quality of sound. भाई तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस को प्यारे बच्चों हम मेज़र करते हैं इंटेंसिटी की टर्म में। ओके,
पिच को हम मेज़र करते हैं प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी की टर्म में, और क्वालिटी को प्यारे बच्चों हम मेज़र करते हैं ग्राफ से। इज़ दैट क्लियर? वैसे तो बहुत लंबी रिसर्च है इसके ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल शॉर्ट में मैं आपको यही बताऊंगा। और इंटेंसिटी में प्यारे बच्चों दो बातें हैं, ध्यान रहे। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है हमारे कान के लिए, जो हम लोग यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों, दैट इज़ 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट मिनिमम इंटेंसिटी इज़ वॉट, दैट इज़ 10 to the power minus 12 watt per meter square. Is that clear? And this intensity is basically measured in a logarithmic scale that is termed as sound level, that is 10 log base 10 I upon I naught. ये है प्यारे बच्चों एक्चुअल में साउंड लेवल का फॉर्मूला, दैट इज 10 log base 10 I by I naught। तो किसी भी इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो साउंड लेवल होता है वो प्यारे बच्चों इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें प्यारे बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना है, यस दैट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवाज़ का मोटा या बारीक होना, है ना। जैसे आपने देखा होगा लड़कियों की आवाज़ अक्सर क्या होती है, बारीक, और लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी क्या होती है, मोटी। तो जो मेल वॉइस होता है, कौन सा वॉइस, मेल वॉइस की जो पिच है वो लो होती है, और जो फीमेल वॉइस है प्यारे बच्चों उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है। इसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी पे कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, क्या, दैट पिच ऑफ मेल वॉइस, पिच ऑफ, हाँ जी, मेल वॉइस इज लेस देन पिच ऑफ व्हाट, फीमेल वॉइस। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इसी से मैं अंदाजा फ्रीक्वेंसी पे लगाता हूँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, यस, मेल के जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों वो कम होती है, जबकि फीमेल की जो आवाज़ होती है प्यारे बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझे। हो सकता है दोनों साउंड की इंटेंसिटी सेम हो सकता है दोनों साउंड की लाउडनेस सेम हो, लेकिन वहाँ पर दोनों साउंड की पिच क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, अलग अलग हो सकती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। दो लोग सोचो एक इंटेंसिटी से चिल्ला रहे हैं, लेकिन चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक की आवाज़ मोटी और एक की क्या है, बारीक। तो इसका मतलब दोनों की पिच क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्वालिटी पे कभी चर्चा देख लेंगे, आप बाद में कहीं पढ़ें, ग्राफ देख लेते हैं, तो वो बाद में हम चर्चा करेंगे, समय हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो साउंड लेवल है प्यारे बच्चों, इस साउंड लेवल का जो यूनिट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी के लिए हम लोग डेसिबल यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी कहानी होगी, समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस 90 dB साउंड देन 40 dB साउंड। तो 40 dB और 90 dB को प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, एक्चुअल में कंपेयर करना है। तो आइए फटाफट से ध्यान से देखें। हाँ जी, मैं जानता हूँ साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log base 10 I upon I naught। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ SL1 लिख लेते हैं, तो यहाँ I1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों SL2 लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा 10 log base 10 I2 upon I naught। क्लियर है? ये इंटेंसिटी I1 के कॉरस्पॉन्डिंग साउंड लेवल है, ये I2 के कॉरस्पॉन्डिंग साउंड लेवल है। अब क्या करना है यार, अब सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब SL1 माइनस SL2 करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या इसको इसमें से माइनस करने पर मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, यस, 10 log base 10 I1 upon I2। बस हो गया अपना तो काम। लो भाई, SL1 कितने dB है, 90 dB। SL2 कितना है बेटे, क्या ये 40 dB इज इक्वल्स टू 10 log base 10। क्या इनकी इंटेंसिटी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, यस सर। हाँ बेटा जी, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप ध्यान से देखें, ये वाला 50, ये 10, फिर इसका एंटीलॉग ले सकता हूँ, तो क्या 10 की पावर 5 से ये आ जाएगा। तो I1 I2 का रेशियो आ जाएगा 10 to the power 5। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साउंड लेवल से बॉडीज़ की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम डिटेक्टेबल साउंड होता है जिसे आप 10 to the power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर कहते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए साउंड लेवल 0 dB होता है। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जिसे आप 1 वाट कहते हैं, इसके लिए साउंड लेवल 120 dB होता है। इसलिए जो साउंड लेवल है वो 0 dB से लेकर के कहाँ तक, 120 dB तक लेकर चलता है। नॉर्मल स्पीच के लिए
नॉर्मल स्पीच के लिए प्यारे बच्चों जो साउंड लेवल होता है, दैट साउंड लेवल इज व्हाट, दैट इज 60 dB। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसके ऊपर कुछ और सवाल, ताकि ये जो फार्मूला है जिसको हम अभी जान रहे हैं इस पे हमारा थोड़ा सा और परफेक्शन प्यारे बच्चों आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। यस, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज बिटवीन द टू कोरेंट सोर्सेस आर इतने, कितना, 4:1। द डिफरेंस ऑफ the loudness in dB between the maximum and the minimum intensities when they interfere in the space। देखो बेटे बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेयर करेंगी तो याद है मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता था। तो मानो पहले सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है I1, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है I2। अब जरा बताओ जब इंटरफेरेंस करते हैं तो इंटरफेरेंस करने पर आपको याद है आई मैक्स का एक फॉर्मूला होता है, हाँ जी, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। दैट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसे आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द मिनिमम। अच्छा, कोई चीज़ समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रही तो याद रख लेना, आगे आगे जाएंगे सब समझ में आता चला जाएगा। याद करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन लेक्चर पूरा देखो, बीच में मत छोड़ना प्लीज़। हाँ बेटे, √I1 - √I2 का प्यारे बच्चों होल का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये मुझे कंडीशन प्यारे बच्चों गिवन है। क्लियर है। तो आपसे कह रहा था रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू करंट सोर्सेज, और I1 I2 का रेशियो कितना गिवन है, दैट I1 to I2 इज व्हाट, दिस इज सिंपली 4:1। तो एक काम करें, पहले I मैक्स निकाल लें, फिर क्या करें प्यारे बच्चों I min निकाल लें, और आपसे कह रहा है डिफरेंस इन द लाउडनेस पूछ रहा है। वाओ, तो क्या SL2 - SL1 इज 10 log base 10, हाँ जी, I मैक्स अपॉन I min से प्यारे बच्चों काम चल जाएगा। क्लियर है। तो इस रिलेशन से, किससे, I1 I2 से ये निकाल लो, ये निकाल लो, इसको यहाँ सॉल्व कर दो, ये वाले टर्म आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कितने सारे काम हमने एक क्वेश्चन से किए। साउंड लेवल सीखा, इंटरफेरेंस को समझा, मैक्सिमम मिनिमम वाले फार्मूले को प्यारे बच्चों रिवाइज किया। प्लीज़ इसे याद रखना है। मैं आज के लेक्चर में विश्वास करें 5 से 6 बार इस वाले फार्मूले को प्यारे बच्चों बताने वाला हूं, ताकि चलते 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 अपना काम हो जाएगा। कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यस I1 I2 का रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया। क्या I मैक्स आ गया, यस 4, ये 9, मीन कितना आ गया प्यारे बच्चों 1। तो क्या लिख सकता हूँ डेल्टा L, यस 10 log base 10, I मैक्स to I min 9/1। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों, दैट इज 20 log 3। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा एक सवाल है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द मीडियम डिपेंड्स ऑन, हाँ भाई, स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन व्हाट। इतने सारे ऑप्शंस हैं तो सीधे सीधे सारे एक ही ऑप्शन है, क्या, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव में, हाँ प्यारे बच्चों, क्या ये डिपेंड करती है किस किस के ऊपर, एक तो डिपेंड करती है इनर्शिया के ऊपर, और एक किसके ऊपर प्यारे बच्चों, सर एक डिपेंड करती है इलास्टिसिटी के ऊपर। ठीक है ना, तो इनर्शिया और इलास्टिसिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, द इलास्टिक प्रॉपर्टी एज वेल एज द इनर्शिया प्रॉपर्टी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। अच्छा, एक बात आप इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखें, वैसे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या करती है, डिपेंड करती है। आपने देखा होगा प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, है ना, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, तो वो सारा थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखें, बाकी तो सब आप पढ़ ही लेंगे, क्या, कि जो V होती है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, डज नॉट
डिपेंड अपॉन प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बाकी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जरूर पढ़ें प्यारे बच्चों इसको, है ना, कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ये फार्मूला, हाँ जी, कौन सा, ये फार्मूला होता है इसका बीटा अपॉन रो, है ना, और बीटा को आप जब सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों यह आता है आपके पास गामा पी अपॉन रो। तो यहाँ से प्रेशर दिख रहा है फार्मूले में, लेकिन ये एक्चुअल में प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो P बाई रो होता है इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है ना, टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने पर। तो इसलिए ध्यान रहे कि लग रहा है जैसे वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ भाई, धीरे धीरे इस वाले फार्मूले की डोज आपको दोबारा से याद दिलाई जा रही है, कई बार आने वाला है, इसलिए जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ये पक्के से आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स वाज 49/9, देन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव पूछ रहा है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अभी तो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया ही था। जरा बताएं फटाफट से, क्या आपको इस बार आई मैक्स टू आई मिन का रेशो कितना गिवन है? इज दिस भी 49/9? बोलो प्यारे बच्चों। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए I1 और I2 का रेशो बताइए, क्योंकि जिन दो वेव से मिल करके, भाई ये S1 सोर्स है प्यारे बच्चों, ये S2 है, क्या यहाँ से एक वेव ये गई होगी, एक वेव ये गई होगी, इसकी इंटेंसिटी I1 और इसकी कितनी होगी I2, तभी तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी आई ना। तो कह रहा जो भी मैक्सिमा है वो ये है, तो I1 I2 का रेशियो आपको क्या करना है, कैलकुलेट। जरा बताना क्या फार्मूला था, याद हुआ कि नहीं? I max is equals to under the root of I1 plus under the root of I2, क्लियर है, and that I min is equals to under the root of I1 minus under the root of I2, इसका स्क्वायर और प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो आइए फटाफट से देखें। हाँ जी, आई मैक्स और आई मिन का रेशो 49/9, तो प्यारे बच्चों यह आ गया आपका 7/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से I1 I2 का रेशो कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों धीरे धीरे मैं इसमें एम्पलीट्यूड को भी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इस वाले फॉर्मूले पर नज़र रखें, ताकि जब इस लेक्चर के लास्ट तक पहुँचें तब तक आपका लेक्चर ये वाला फार्मूला बढ़िया से पक्का हो जाए। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, देखिए इस वाले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस में 2008 में पूछा गया है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज व्हाट? दिस इज 460 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? किसकी प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन हीलियम, यस, इज एट अ सेम टेम्परेचर विल बी, एज्यूम बोथ द गैसेस टू बी आइडियल। दोनों गैसेस को क्या मान रहे हैं प्यारे बच्चों? हम आइडियल मान करके चल रहे हैं। क्लियर है? अब सबसे पहली बात तो ये बताओ, जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो भाई ऑक्सीजन का आपको नंबर पता है 8O16 है भाई, 8O16। ओके, और हीलियम बोले तो क्या, हीलियम बोले तो सर 2He4। क्लियर है? अच्छा, कमाल की बात है, दोनों के लिए टेम्परेचर इस बार क्या रखा गया है प्यारे बच्चों? सेम रखा गया है। क्लियर है ना? तो इसकी स्पीड 460 है, तो इसकी स्पीड आपको बतानी है। ये वाला सवाल है। कौन सा फार्मूला याद है कुछ टेम्परेचर के साथ? हाँ जी, दैट फार्मूला इज गिवन बाय गामा RT/m। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए प्लीज़, बहुत ही शानदार गामा RT/m। m की जगह प्यारे बच्चों m0 लिख सकता हूँ। T हमेशा रिटर्न इन केल्विन, 273 वाला ना फार्मूला याद है ना आप लोगों को? यस, सो T शुड बी रिटर्न इन केल्विन, दैट इज द सिंपली यस। हाँ प्यारे बच्चों, दैट T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दैट रिटर्न इन केल्विन। ये थोड़ा सा अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। तो गामा RT/m। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, मजा आएगा। हाँ जी, गामा भी डिफरेंट होता है। व्हाट इज द गामा? सर दैट गामा इज द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हिट Cp2Cv प्यारे बच्चों, और इसको आप लिख सकते हैं 1 + 2/f, जहाँ f क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ जी, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होती है प्यारे बच्चों? 3, और किसी डाई एटॉमिक के लिए यस, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5। तो जो गामा है यस, किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए, दैट इज 1 + 2/3, दैट इज यस 5/3। एंड फॉर डाया एटॉमिक, हाँ प्यारे बच्चों, इट इज
1 + 2/5 यानी कि इट वुड बी 7/5। मासेस आपको पता ही है, यस। ऑक्सीजन के लिए जो ये m है, ऑक्सीजन के लिए 32 होगा, जबकि हीलियम के लिए ये कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा। अरे वाह, फिर क्या था, क्या बेटे ऑक्सीजन के लिए लिख सकता हूँ इस प्रकार, हाँ जी, हीलियम के लिए लिख सकता हूँ इस प्रकार, दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आंसर आ गया 1420 मीटर/सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे देखें, हाँ जी, क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर? यस सर, दैट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। अब बात कर रहे हैं ऑर्गन पाइप की, है ना। तो ऑर्गन पाइप पे थोड़ी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा है ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, an open organ pipe of length L vibrates in its fundamental mode, the pressure variation is maximum। भाई इस बात का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि भाई जब ऑर्गन पाइप ओपन कह रहा है तो ओपन का मतलब होता है प्यारे बच्चों दोनों एंड से ओपन, और जब आपसे कह रहा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यस, तो क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यस, एक तरफ से बंद और दूसरी तरफ से ओपन। क्लियर है? यस प्यारे बच्चों, याद रहे जो इसका ओपन एंड है, इस ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा यानी कि एंटी नोड बनता है, और प्रेशर का प्यारे बच्चों मिनिमा यानी कि प्रेशर का नोड बनता है। क्लियर है? हाँ जी। और ये कौन सा एंड है सर? ये रहा मेरे पास क्लोज्ड एंड। प्यारे बच्चों क्लोज्ड एंड पर उल्टा होता है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा यानी कि नोड बनता है, और प्यारे बच्चों प्रेशर का मैक्सिमा यानी कि प्रेशर का बनता है एंटी नोड। क्लियर है? बाकी सारी कहानी जू की तू है। कौन से वाली? ये इट वुड बी लाइक ए स्ट्रिंग विच इज क्लैम्ड एट बोथ द एंड्स, है ना। और ये प्यारे बच्चों एक स्ट्रिंग जो कि एक एंड से क्लैम्ड है, कुछ उस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके जनरल केसेस अगर आपको चाहें तो मैं बता सकता हूं, है ना। इसके जनरल केसेस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बाद प्यारे बच्चों इसके जनरल केसेस पर हम चर्चा करेंगे। एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड, देन द प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम। प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम, इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि प्रेशर का एंटी नोड कहाँ बनेगा, और फंडामेंटल मोड है। तो प्यारे बच्चों फंडामेंटल मोड का मतलब होता है, हाँ जी, फंडामेंटल मोड का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक लूप बन रहा है। क्लियर है ना। तो एक लूप बनेगा, तो अगर मैं इसको देखता हूँ प्रेशर के टर्म्स में, किसकी टर्म्स में? प्रेशर के टर्म्स में। तो प्रेशर के टर्म्स में ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों ओपन एंड पर प्रेशर का नोड, यहाँ भी बनेगा प्रेशर का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। या अगर मैं इसको, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखूं, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेव की टर्म में प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ, है ना। हाँ जी, थोड़ा सा और इसको क्लियर बना देता हूँ मैं। क्या होगा भाई, ध्यान से देखें, ये रहा लाइक दैट, कैसे कुछ इस तरह से, ये रहा लाइक दैट, लाइक दैट। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, और प्यारे बच्चों ये बन रहा होगा इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट का नोड। क्लियर है ना भाई। ये प्रेशर का नोड, ये प्रेशर का नोड, ये प्रेशर का एंटी नोड। क्लियर है। एंटी नोड मतलब प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो भाई देखें फटाफट से, तो प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम, यस, एट द टू एंड्स एट द मिडल ऑफ द पाइप, यस, एट द मिडल ऑफ द पाइप प्यारे बच्चों प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। क्लियर है। फंडामेंटल मोड में तो सिंगल एक ही लूप आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म करना है। आइए काम करते हैं, इसके फटाफट से मैं आपको कुछ जनरल केसेस बताता हूँ और उन जनरल केसेस से हम
उनको याद रखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बेस प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, सो ये तो हमारा आंसर हो गया। एट द मिडल ऑफ द पाइप, ये जो आपको गिवन है प्यारे बच्चों, जो दिखाई दे रहा है ये डिस्प्लेसमेंट का दिखाई दे रहा है ना, लेकिन सोचें अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा हुआ तो प्रेशर का क्या होगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमा होगा। क्लियर है? चलिए, ये है आपका ओपन पाइप, ये है प्यारे बच्चों आपका क्लोज पाइप। जो ओपन पाइप होता है इसकी जो जनरल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज n टाइम्स ऑफ v/12, और इसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती हैं f1, f2, f3, f4 डॉट 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 इज 1:2:3:4 एंड सो ऑन। और प्यारे बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसमें आपको जो टर्म मिलती है दैट इज बेसिकली 2n+1 v/4l। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट सर, v/4l, जबकि आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v/12। और कमाल की बात यह है कि इसमें प्यारे बच्चों आपको मिलेगी f1, f2, f3 एंड सो ऑन जो होगा वो आपको 1:3:5 की फॉर्म में मिलता है। ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? ये भाई हमें याद रखना है। अब अपन सीधे सीधे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको इन वाले रिजल्ट्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे आगे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। एट द क्लोज एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप, प्यारे बच्चों क्लोज एंड पर क्या मिलेगा, अभी तो बताया भैया, क्लोज्ड एंड पर मिलता है, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट का नोड और प्रेशर का एंटी नोड। क्लियर है बेटे? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, मैक्सिमम तो होने के प्रश्न ही नहीं उठता, प्रेशर 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ए सही होगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्लोज ऑर्गन पाइप है भाई, दिमाग में विचार आ रहे 1, 3, 5, यानी कि पहला फंडामेंटल v/4l, दूसरा 3v/4l, तीसरा 5v/4l, चौथा 7v/4l, फिर 9v/4l। ये सारे की सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी। ये कहलाता है फंडामेंटल, ये क्या कहलाता है, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान रखना इन टर्म्स का भाई, वैसे तो आपको पता ही है लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्या कहलाता है ये कहलाता है थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ये कहलाता है फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा सेवंथ हार्मोनिक और हाँ जी थर्ड ओवरटोन। चलो जी, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, मजा आएगा। तो ये होगा प्यारे बच्चों थर्ड ओवरटोन। क्लियर है? तो 7v/4l क्या आ गया आपके पास, थर्ड ओवरटोन आ गया। अब प्यारे बच्चों इससे आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ओवरटोन में जो लूप्स हैं उन लूप्स की एक्चुअल में स्टेट क्या रही होगी, है ना। चाहे तो मैं शॉर्ट में बना सकता हूँ पहले, जो चाहे तो मैं फटाफट से सारे के सारे डिज़ाइन कर सकता हूँ, 1 मिनट का काम है। लाओ जरा देखें फटाफट से ये कहानी बेटे फर्स्ट हार्मोनिक की, हाँ जी, फिर दूसरी कहानी, लेंथ इतनी ही है। इसी में प्यारे बच्चों एक लूप का एडजस्टमेंट हुआ, ये हो गया। फिर प्यारे बच्चों इसके अंदर हाँ जी 1, 2 लूप बढ़ गए और ये कहानी हो गई प्यारे बच्चों इस तरह की। और जो तीसरा केस जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, कौन से वाला, ये थर्ड ओवरटोन की प्यारे बच्चों बात कर रहा हूँ। तो थर्ड ओवरटोन में देखो थोड़ा पास हो जाएंगे लेकिन अपना काम चल जाएगा। ये देखो तो 3 तो लूप पूरे आ रहे हैं, है ना, और एक आधा लूप आ रहा है। तो ये एक्चुअल में इसका रियल में डायग्राम है। अब ये डायग्राम पता है तो फिर इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आगे करने का पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल पता लग गया, नहीं पता तो कौन सा कोई दिक्कत आ रही है। और ये कितना होता है, ये λ/4 होता है जो कि L के बराबर है। क्लियर है ना भाई?
समझ में आ रही है ना बात? बस इतना सा काम अपने को ध्यान रखना है और अपना काम चल जाएगा। अगले वाले केस में देख लो जरा चाहो तो, λ/2 ये, λ/4 ये, तो इसका मतलब सर 3 λ/4 यस इज इक्वल्स टू l। इस केस में देख लो λ/2 λ/2 λ/4, तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया मेरे पास, हाँ जी, 5 λ/4 इज इक्वल्स टू l। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं इसके लिए। इसकी जब बात करेंगे तो क्या, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल्स टू l, यानी कि बेटे 7 λ/4 इज इक्वल्स टू l। ओके, और हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लियर हो गई ना बात? इतनी सी बात है। अच्छा देखो भी यहाँ से λ/4 कितना आ रहा है सर? λ/4 l/7 के बराबर आ रहा है। अब देखेंगे ये कहाँ काम आएगा, वो बाद की बात है। अब आपसे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट ए डिस्टेंस l/7 फ्रॉम द क्लोज्ड एंड। l/7 का मतलब तो λ/4 है। क्लियर है ना? और क्लोज्ड एंड कौन सा है? ये है। तो क्लोज्ड एंड से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? λ/4 हुई कि नहीं हुई? बड़ा डायग्राम बताता हूँ ताकि और बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाए। देखो ये बड़ा डायग्राम बना है। λ/4 किसके इक्वल आ रहा था सर? ये आ रहा था l/7 के इक्वल। और आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है क्लोज्ड एंड से l/7 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। हो गया अपना तो काम। क्लोज एंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है? बोलो बेटे। लूप लेंथ कितनी है? λ/2 है, तो इसका आधा क्या ये λ/4 हुआ। तो इसका मतलब संयोग से ये जो l/7 है ये वो डिस्टेंस है जो एक नोड से दूसरे एंटी नोड तक की डिस्टेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना गिवन है आपको a, तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के क्लोज्ड एंड से l/7 डिस्टेंस वाले पॉइंट पर क्या बन रहा होगा? एंटी नोड बन रहा होगा। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों कितनी सारी बातें आपको केवल पता ही नहीं होनी चाहिए बल्कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो JEE 2016 में पूछा गया। कमाल की बात है यही क्वेश्चन पहले भी 2012 में भी पूछा गया है ना। तो इसलिए प्लीज ध्यान से समझे इस सवाल को। ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर। क्लियर है ना? एयर में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है। द पाइप इज डिप्ड वर्टिकल इन वाटर सो दैट द हाफ ऑफ इट इज इन वाटर। तो आपसे कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम अब बतानी है कितनी होगी। क्लियर है? तो जरा देखें फटाफट से, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये रहा ओपन पाइप। क्लियर है? ओपन पाइप में सब बच्चे जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है। दैट एक्सप्रेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट सर? दिस इज सिंपली v/2। अब सोचो आपने प्यारे बच्चों इसको पानी में आधा डुबो दिया, तो जरा सोचो एयर कॉलम तो इतना ही बचा ना, इतना। तो जो एयर कॉलम इतना बचा, अब उसकी लेंथ एक्चुअल में कितनी हो गई? l या l/2? l/2। अब है ये फंडामेंटल, लेकिन किसका? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। तो क्लोज ऑर्गन पाइप, अब जो नई फ्रीक्वेंसी f' होगी, क्या फंडामेंटल मोड में ये v/4l होता था? समझना। लेकिन अब l की जगह क्या ये एक्चुअल में अगर आप देखें l/2 है, तो क्या v/4 l की जगह l/2 रख देंगे तो क्या ये v/2l ही आ गया? और ये v/2l क्या f के बराबर है?
तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों चेंज नहीं होगी। क्लियर है? यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। आंसर भी याद रखा करें, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन चिपक जाते हैं। सोचो जिन लोगों ने 2012 का पेपर लगाया होगा और देखते सवाल हो गया होगा, तो सोचो 5 सेकंड में आंसर था। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर क्लोज फ्रॉम वन एंड, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ द एयर कॉलम इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज। ओके, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी 1250 से कम वाली है वो आपको बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि वो फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करनी है जो 1250 से प्यारे बच्चों नीचे वाली हैं। तो ठीक है, देखो JMS 2014 में क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, तो क्या करना है अपने को? हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपसे फिर कहा कैसा पाइप है, क्लोज फ्रॉम वन एंड, तो भाई रटा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, पहला V/4L, दूसरा 3V/4L, हाँ बेटे 5V/4L और 7V/4L डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना सारे के सारे? और ये आपकी फ्रीक्वेंसी F है, ये प्यारे बच्चों 3F है, ये 5F है, और ये क्या है सर? ये मेरे पास 7F है एंड सो ऑन, यानी कि 9F अगले वाली होगी। ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? हाँ बेटे, अब आपको पाइप की लेंथ कितनी दे रखी है? पाइप की लेंथ दे रखी है 85 सेंटीमीटर। क्लियर है? और स्पीड कितनी दे रखी है? 340। तो क्या इससे मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ? जब मैं इससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज यस 344 इंटू, हाँ जी, लेंथ कितना है बेटे? 85। क्लियर है? आइए इसका सॉल्यूशन देखें, उससे फटाफट से समझते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। तो आप समझो 100, फिर 300, फिर क्या बेटे 500, फिर क्या 700, क्या 900 और क्या 1100, है ना? इसके बाद तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फिर तो 1250 के बाद 1300 होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबल हैं, यानी कि टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल हैं? 6 फ्रीक्वेंसीज आर देयर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए चलिए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हाँ स्टूडेंट्स, ए क्लोज ऑर्गन पाइप। देखो भाई, बार बार इसी क्वेश्चन कराने का पर्पज ये कि देखा हुआ लगना चाहिए सवाल आपको, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलो हर्ट्स। कितनी? 1.5 किलो हर्ट्स। बेटे इसको 1500 लिख लूँ तो चलेगा क्या? क्लियर है? द नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हेयर्ड बाय ए पर्सन विद दिस ऑर्गन पाइप, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? यस 20,000 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यार अभी तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देना टर्मिनोलॉजी का। यहाँ पे बोल रहा है ओवरटोन्स। क्या बोल रहा है? ओवरटोन्स। तो ओवरटोन्स में याद रखें, हाँ जी, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L और प्यारे बच्चों 9V/4L। ओके 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ से शुरू होता है, ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या कहलाता है? क्या है? सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट ओवरटोन 3V/4L, यानी कि इसका कितने टाइम? 3 टाइम्स। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 × 1500, यानी कि क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4500। और जब आप ऐसे चलते रहेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 7500। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर ये 7 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ 150 को। तो जब लास्ट में आप 13 टाइम्स डॉट 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 इंटू 150 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 19500। इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर उसको सुनाई देने वाला नहीं है। तो नंबर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कहाँ से लेकर के? सर मुझे जो सुनाई देंगी, पहला 3, 5, 7, 9 और बेटे 11 और 13, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, ये मेरे पास कौन सी ओवरटोन? दिस इज द फोर्थ ओवरटोन, दिस इज फिफ्थ ओवरटोन एंड दिस इज सिक्स्थ ओवरटोन। तो इसका मतलब टोटल मुझे यहाँ पर कितनी ओवरटोन सुनाई देंगी? 6 ओवरटोन सुनाई देंगी। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन 6 सही होगा। क्लियर है ना? ए क्लोज ऑर्गन पाइप हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतने, द नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हियर्ड बाय ए पर्सन विद
दिस ऑर्गन पाइप। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये बात करें द फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय 10% एज ए साउंड सोर्स अप्रोचेज स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद ए कांस्टेंट स्पीड वीएस। भाई हर साल जो है डॉपलर इफेक्ट का प्यारे बच्चों सवाल पूछा जाता है, ये मैं आपको बता दूं। तो आइए फटाफट से डॉपलर इफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एज द सोर्स रिसीड्स द ऑब्जर्वर विद द सेम स्पीड। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दूसरा परसेंटेज में वैसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसने जो है कैलकुलेशन को उलझाने में कसर छोड़ नहीं रखी है आप लोगों को। इससे पहले डॉपलर इफेक्ट आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले मैं आपको एक बार छोटे से तरीके से रिवाइज करा देता हूँ। क्या? मान लो प्यारे बच्चों ये सोर्स है, ये क्या है? ऑब्जर्वर। क्लियर है? सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चला जा रहा है, कितने से? V0 से। ऐसी सिचुएशन में अगर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f होती है तो जो ये सुनता है, जो f डैश होता है, दैट f डैश इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों v प्लस V0 अपॉन v इंटू f होता है। क्लियर है? और जब ये दूर जाता है तो दूर जाने पर अब ये जो सुनता है, ये सुनता है v माइनस V0, हाँ जी, बाई v इंटू एफ। क्लियर है? ये केस कब है? जबकि आपका जो सोर्स है वो क्या है प्यारे बच्चों? रेस्ट पर है। अब इसका दूसरा केस अपन देखते हैं। दूसरे केस में अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ इस बार ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट पर। ये है प्यारे बच्चों सोर्स। सोर्स मूव कर रहा है किधर की तरफ? ऑब्जर्वर की तरफ, वीएस स्पीड से। इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश इस बार ये होती है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ होता है। और अगर प्यारे बच्चों ये सोर्स दूर जा रहा हो Vs से, तो इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ। क्लियर है? ऑब्जर्वर के मूव करने पर प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में चेंज आता है और सोर्स के मूव करने पर डिनोमिनेटर में चेंज आता है। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा सोचो अगर दोनों ही चल रहे हों, हाँ जी, इसका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं छोटा सा। क्या कॉम्बिनेशन है? ये प्यारे बच्चों Vs है और ये क्या है? Vo। तो जब ऑब्जर्वर पास आता है ना, तो ये टर्म v प्लस V0 वाली ले लेंगे, और जब ये पास आता है तो क्या ये वाली टर्म v माइनस वी एस ले लेंगे। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। ये तो सिंपल डॉपलर का एक फॉर्मूला था। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। फ्रीक्वेंसी 10% से चेंज होती है जब साउंड सोर्स क्या करता है? अप्रोच करता है किधर की तरफ? स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। यानी कि इसका मतलब ऑब्जर्वर क्या है? स्टेशनरी है। क्लियर है? विद कांस्टेंट स्पीड Vs। तो आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एज द सोर्स रिसीड्स द ऑब्जर्वर विद द सेम स्पीड। यानी कि जब आ रहा है तो 10% का चेंज है, लेकिन जब ये दूर जाएगा तो अब आपको फ्रीक्वेंसी का प्यारे बच्चों चेंज बताना होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ v क्या है? v इज द स्पीड ऑफ साउंड, v0 इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स। तो चलें प्यारे बच्चों देखें फटाफट से इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, डेल्टा f अपॉन एफ इज v माइनस वी एस बाई वी माइनस 1। देखिए थोड़ा सा ये हमें कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको अच्छे से समझना होगा। हाँ जी, जब पास आ रहा है कौन? जब सोर्स ऑब्जर्वर के प्यारे बच्चों पास आ रहा है, तो क्या इस समय जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी क्या? दैट वुड बी v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब सर जो चेंज आएगा दैट चेंज इज एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ। यस, हाँ प्यारे बच्चों कितना आएगा सर? इट कम्स आउट टू बी v अपॉन वी माइनस वी एस, हाँ जी, f माइनस एफ अपॉन एफ। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि v अपॉन वी माइनस वी एस माइनस 1। इज दैट क्लियर? एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर हम किसकी बात करें? परसेंटेज चेंज की बात करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर? यहाँ से प्यारे बच्चों ये खत्म हो गया, तो क्या 1/10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यानी कि v अपॉन v माइनस वी एस माइनस 1 आ गया है। देखो ये जो इक्वेशन प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है? तो यहाँ से v अपॉन वी माइनस वी एस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से वी एस और v में प्यारे बच्चों रिलेशन आ गया है। अब सोचो जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा, तो क्रॉस कर जाएगा तो ऑब्जर्वर यहाँ क्या इस बार सोर्स दूर जा रहा है, तो अब जो ऑब्जर्व करेगा एफ डैश, क्या भी ऑब्जर्व करेगा v अपॉन
v प्लस वी एस इंटू एफ। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर है? तो फिर फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा सर? फिर फ्रैक्शनल चेंज आएगा एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ। घबराना नहीं है, सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ v माइनस वी एस की जगह सीधे सीधे प्यारे बच्चों v प्लस वी एस आ जाएगा। बात खत्म। देख रहे हैं आप यहाँ पर v अपॉन वी प्लस वी एस माइनस 1। सवाल खत्म हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको क्या वी एस की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 8.33%। इज दैट क्लियर? आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। इसका डी ऑप्शन सही है। हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखें। एन इंजन विस्लिंग एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एन नॉट एंड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी गोज पास्ट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। बहुत ध्यान रखना है। यस, ऑब्जर्वर क्या प्यारे बच्चों? स्टेशनरी है। एज द इंजन क्रॉसेस हिम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हियर्ड बाय हिम चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ एफ। क्लियर है? सो द एक्चुअल डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साउंड हियर्ड बाय हिम बिफोर एंड आफ्टर द इंजन क्रॉसेस हिम। वाओ, बहुत प्यारा सवाल। चलो भाई, ये क्या है सोर्स, ये क्या है ऑब्जर्वर। ये सोर्स की प्यारे बच्चों पहली सिचुएशन है जब ये इसके पास आ रहा है, और ये सोर्स की दूसरी पोजीशन जब ये इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। क्लियर है? जब पास आता है कौन, सोर्स किसके? ऑब्जर्वर के। तो ये क्या सुनता है सर? ये सुनता है v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? और जब ये इससे दूर चला जाता है तो ये क्या सुनता है सर? ये सुनता है एफ डबल डैश वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। ये अगर प्यारे बच्चों फार्मूले लगाने आते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं है, ध्यान रखना। वैसे मैं आपको याद करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस प्यारे बच्चों इसके ऊपर कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जब इंजन जा रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन नॉट। यहाँ पे इस एफ की वैल्यू कितनी गिवन है? दिस एफ इज इक्वल्स टू एन नॉट एंड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक हो गई, ये बात तो समझ में आती है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर को पास करता है, जब इंजन उसको क्रॉस करता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हियर्ड बाय हिम चेंजेस बाई ए फैक्टर ऑफ एफ। आप ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार सा सवाल है। यानी कि क्रॉस करने से पहले तो ये थी, क्रॉस करने के बाद ये है। तो जरा सोचो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो किस फैक्टर से चेंज होता है? वो एक्चुअल में एफ के फैक्टर से चेंज हो रहा है। बस इतना सा लॉजिक है, मजा आ जाएगा। लेट्स सी प्यारे बच्चों। हाँ जी, पहली सिचुएशन में ये F1 है जब सोर्स क्या कर रहा है, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। दूसरी केस में जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो प्यारे बच्चों उस केस में ये F2 है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये F2, ये F1। क्वेश्चन में क्या गिवन है? यस, इसका रेशो किसके बराबर है? F के। तो क्या इन दोनों को डिवाइड करके F के बराबर रखने पर ये रिलेशन आ जाएगी? प्यारे बच्चों इससे मैं क्या कर सकता हूँ, VS निकाल सकता हूँ F की टर्म में। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठंडे दिमाग से करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा अच्छी खासी कैलकुलेशन है, वैसे सवाल आसान है। अब सोचो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। अब आपसे कह रहा है ये VS आ गया किसकी टर्म में? V की टर्म में। अच्छा, जो F1 माइनस F2 का डिफरेंस है वो एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखो ना भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है द एक्चुअल डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द, पूछ रहा है जब इंजन उसको क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो इसका मतलब ये F डैश और ये जो F डबल डैश है प्यारे बच्चों, इस F डैश और इस F डबल डैश का ही आपसे एक्चुअल में ये पूछ रहा है डिफरेंस। क्लियर हो गई ना बात? बस बात खत्म, सिंपल सॉल्यूशन देखो और भाई अपना काम चला लो। तो देखो ये ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपको यहाँ से V का सफाया करना था। तो प्लीज़ ऑप्शन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करें। क्या प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए? चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, an observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of the sound. क्लियर है? What is the percentage increase in the apparent frequency? बहुत आसान सा सवाल है, खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें ये AIEEE 2005 में पूछा गया सवाल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप इसका सॉल्यूशन दे के खुद करें और टिक करके इसका आंसर अपने आप चेक करें। क्लियर है प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन मैंने आपको इसका दिया है ही, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, when two tuning forks 1 and 2 are sounded simultaneously 4 beats per second are heard. Now some tape is attached to the prong for the fork 2. When the tuning forks are sounded again 6 beats per second are heard. The frequency of the fork is 200 Hz. Then आपको बताना है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ fork 2 की क्या होगी। भाई इस क्वेश्चन में बेटे ध्यान रखें। हाँ जी, जो ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं, जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को क्या कर देते हैं, लोडेड विद वैक्स कर देते हैं, लोडेड विद वैक्स। तो बेटे आप
या कोई भी चीज़ इसके ऊपर चिपका देते हैं, इसका मास बढ़ा देते हैं, तो प्यारे बच्चों मास के बढ़ने पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। और उसका उल्टा जब आप इसे फाइल कर देते हैं, घिस देते हैं, है ना, तो ऑन फाइलिंग इसका मास प्यारे बच्चों कम हो जाता है, मास कम होने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये दो बातों का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। और बीट फ्रीक्वेंसी आप सब जानते ही हैं, बीट फ्रीक्वेंसी सिंपली दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो उसका मॉड है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप प्यारे बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, आपके पास एक फोक है 1, एक फोक है प्यारे बच्चों 2, ठीक, साउंडेड टुगेदर 4 beats per second are heard. Okay, now the sum tape is attached on the prong of the fork 2. When the tuning fork are sounded again, 6 beats are heard. If the frequency of the fork 2 is 100, fork is 100, then what will be the original frequency of fork 2? ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों 200 हर्ट्स गिवन है। जरा बताइए क्या 1 2 के साथ कितनी बीट्स दे रहा है? सर ये 4 बीट्स दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या है? 4। यानी कि इसका मतलब 2 की दो फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं। क्या क्या? सर इसकी हो सकती है 204 और इसकी हो सकती है 196। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कितनी बीट्स देता है? ये इसके साथ प्यारे बच्चों 4 बीट्स देता है। अब सोचो, मज़ा आएगा। हाँ जी, हमने क्या किया, टेप अटैच की किसके साथ? 2 के साथ। तो क्या 2 थोड़ा सा हैवी हो गया? जब 2 हैवी हुआ तो इसका मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी कुछ कम हो गई होगी। तो कम कितनी हुई होगी? मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 204 से 203, 202, 201। और इधर अगर देखें, अगर 196 होती तो 196 से 195 और प्यारे बच्चों 194 और 193। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, अब आप चेक करें, ये थी इसकी फ्रीक्वेंसी, अब बीट फ्रीक्वेंसी 6 हो गई है। तो क्या बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है? ओके, 200 में से 204, यस, कितनी बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है? सर ये आएगी 4। भाई माइनस करके देखेंगे अगर आप, तो क्या प्यारे बच्चों, इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे, 204 है, ये 200 है, तो क्या बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4, फिर आ जाएगी प्यारे बच्चों 3, फिर आ जाएगी 2 और फिर आ जाएगी 1। और इधर चलेंगे तो सर 4, 5, 6, यस। इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो जो आपका अंदाज़ा है वो कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? सर मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर प्यारे बच्चों 196 होगा। क्लियर है? मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो बीट का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, सवाल रेजोनेंस ट्यूब पर अक्सर पूछा जाता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको रेजोनेंस ट्यूब की सारी थ्योरी जरूर बताऊंगा इस क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए, और 2-3 छोटे-छोटे से सवाल हम लोग यहाँ पे जरूर कनेक्ट करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ द साउंड बाय परफॉर्मिंग ए रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ए स्टूडेंट गेट्स द फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन एट अ कॉलम लेंथ 18 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? फिर आपसे कह रहा है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो, उसमें वेदर कंडीशंस को क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया है। वो आपसे कह रहा है भाई विंटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? विंटर की बात कर रहा है। रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द समर। ओके, चलिए, समर विंटर टेम्परेचर का फर्क है, ध्यान रखना। शी मेजर्स दैट द कॉलम लेंथ टू बी एक्स, लेकिन कौन से रेजोनेंस के लिए? सेकंड रेजोनेंस के लिए। अब आप देखो, छोटे से सवाल को इसने इतना घुमा दिया, तब आपसे पूछ रहा है यार ये जो x है, ये x इसमें से किस रेंज के अंदर क्या करेगा प्यारे बच्चों, लाई करेगा। तो मैं आपको रेजोनेंस ट्यूब के बारे में शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। रेजोनेंस ट्यूब में एक्चुअल में, हाँ प्यारे बच्चों, ये होता है एक कॉलम जिसके अंदर वाटर भर दिया जाता है। पहले रेजोनेंस कॉलम में प्यारे बच्चों ये बनता है आपका एक लूप, है ना, आधा लूप। आधा लूप मतलब λ/4, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। क्लियर है? और प्यारे बच्चों दूसरा बनता है यहाँ पर रेजोनेंस का जो लूप है, और इसमें बनता है कुछ यस इस तरह का, लाइक दैट। ओके, ये जो लेंथ है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सेकंड रेजोनेंस। कमाल की बात जानते हैं आप क्या, कि इसमें ट्यूनिंग फोर्क प्यारे बच्चों सेम रहता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
है ना, क्योंकि एक ही ट्यूनिंग फोक अपन यूज़ करते हैं। क्या चीज़ चेंज हो रही है प्यारे बच्चों, इसमें जो लेंथ है वो बेसिकली कॉलम की देखो इंक्रीज होती चली जाती है। पहले वाली कंडीशन में प्यारे बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले वाली कंडीशन में जो लूप बन रहा है ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है, और क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है सर, V/4L होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये L क्या है सर, ये L मेरे पास L1 है, और V मेरे पास स्पीड है किसकी, साउंड की। कहाँ पर, एयर में। इसको मैं प्यारे बच्चों V1 कहूँ। क्लियर हो गई बात? अब सोचो ये सेम ट्यूनिंग फोक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सा मेथड है, आप देख रहे हैं ये वाला आधा और ये क्लोज ऑर्गन पाइप का सेकंड वाला केस, कौन सा, सेम ट्यूनिंग फोक, बट दिस इज 3V/4L, और इस बार L की जगह क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, यस दिस इज L2। इज दैट क्लियर? और प्यारे बच्चों इस बार अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो फ्रीक्वेंसी सेम है, चूंकि L आ रहा है तो यहाँ से मेरे पास जो स्पीड है इस स्पीड को मैं इस बार V2 लिख रहा हूँ। V2 इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे तो V ही रहता, लेकिन V2 इसलिए लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये एक्सपेरिमेंट विंटर में किया है, और ये एक्सपेरिमेंट किस में किया है, समर में किया है। तो इसलिए ये जो स्पीड्स हैं बस ये वाली अलग कर दी गई हैं। अब जरा सोचो, क्या फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दिया, तो क्या V1/4L1 इज इक्वल्स टू बेटे क्या 3V2/4L2। अब फर्स्ट रेजोनेंस के लिए L1 आपको क्वेश्चन में देखो ध्यान से कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। हो गया अपना काम। हाँ जी, क्या ये L1 कितना है बेटे, सर ये है 18 सेंटीमीटर। अच्छा V1 V2 में आपको पता है क्या सर, इन हॉट यानी कि V2 is greater than V1, क्योंकि velocity in hot days is greater than the velocity in cold days। बस हो गया काम प्यारे बच्चों। यहाँ से मेरे पास एक इनइक्वलिटी आ जाएगी, इस इनइक्वलिटी को मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, और आपको बता पाऊँगा कि ये जो x है, कौन से वाला x, ये L2 जिसे वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, x कह रहे हैं, इस x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना है बस, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम। वैसे तो v भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। यहाँ V1 V2 बस इसलिए लिया क्योंकि हमने क्या चेंज कर दिया था, टेम्परेचर। इसलिए जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो थर्मामीटर का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके अच्छा, इस मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों छोटी सी। देखो सॉल्यूशन तो आप देख रहे हैं, यही मैंने कहा V1/4L1, दूसरा कहा 3V2/4L2। V1 V2 केवल इसलिए थे क्योंकि जो था मौसम बदल रहा है, इसलिए V1 V2 लिया है। V2 ग्रेटर देन V1। सॉल्यूशन देखोगे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को बहुत आराम से कि x कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 54 होना चाहिए। अगर इसमें एंड करेक्शन भी इन्वॉल्व कर ले, क्या इन्वॉल्व कर ले, एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन प्यारे बच्चों इन्वॉल्व करने पर ये कॉलम थोड़ा सा ऊपर बनता है, और जब ऊपर बनता है तो जिसका जो लैम्डा होता है, ये λ/4, ये एक्चुअल में L1 नहीं बल्कि L1+E हो जाता है। और जब सेकंड रेजोनेंस आता है तो सेकंड रेजोनेंस की कंडीशन में ये ऐसा आ जाता है, तो इस केस में थोड़ा सा ऊपर बनने पर प्यारे बच्चों ये L2+E 3λ/4 आ जाता है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि यार E की वैल्यू बताओ, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके E आता है प्यारे बच्चों L2 - 3L1/2। प्लीज़ याद रखें, अगर आपसे कभी ई पूछ लिया जाए और आपको बोले कि फर्स्ट रेजोनेंस की लेंथ इतनी है और सेकंड रेजोनेंस की लेंथ इतनी है, ओके, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, ये ई भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे।
हाँ प्यारे बच्चों, देखो ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कराने वाला हूँ ये जेईई मेंस 2017 का सवाल है और ये प्यारे बच्चों डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का सवाल है ना। तो प्लीज़ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। कैसे पता लगा ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का क्वेश्चन है? ध्यान से देखें, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? तो हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइट का जिक्र आ रहा होगा। टुवर्ड्स ए स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स एमिटिंग वेव एट अ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट 10 GHz. Okay, so what is the frequency of the microwave measured by the observer? तो वही वाली बात है, frequency measured by the observer। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है, जो कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट से रिलेटेड है। तो पहले बता दूं मैं आपको, दो केस होते हैं। पहला केस प्यारे बच्चों जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर एक तरफ जा रहे होते हैं, S फॉर सोर्स, O फॉर ऑब्जर्वर। क्लियर है? और एक वो केस प्यारे बच्चों जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इस कंसेप्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपको हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी देता है। जैसे मान लो आपको देगा v, है ना, व्हाट इज दिस v इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इज दैट क्लियर? या प्यारे बच्चों आपको देगा v ऑफ रिसीड करना, है ना, यानी कि दूर जा रहा है, लेकिन ये भी रिलेटिव वेलोसिटी ही होगी। इज दैट क्लियर? ये तो दोनों केस में प्यारे बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी v दी जाती है। तो फॉर्मूला होता है एफ ए, ओके, दैट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचिंग ईच अदर इज 1 + v/c अपॉन 1 - v/c। और प्यारे बच्चों v/c को एक फैक्टर बीटा बोलते हैं। ओके, तो v/c को बीटा बोलेंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा इंटू एफ हो जाएगा, जहाँ एफ इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी। इज दैट क्लियर? अब सोचो अगर ये दूर जा रहे हैं तो दूर जाने के केस में यहाँ a की जगह r लिख लेंगे, यहाँ प्लस की जगह प्यारे बच्चों माइनस कर लेंगे, 1 - v/c और 1 + v/c इंटू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बस अपना काम हो गया। तो ये दो फार्मूले होते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है प्यारे बच्चों कि ऑब्जर्वर मूविंग इतने टूवर्ड्स ए स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स, यानी कि जो सोर्स है इस सोर्स की तरफ ऑब्जर्वर इधर की तरफ चला आ रहा है। तो कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियस है ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो f 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा इंटू एफ। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v/c बीटा होता है, आपको v = c/2 दिया है, तो जो v/c है वो हाफ हो गया, हाफ हो गया तो बीटा = हाफ। बस बात खत्म हो गई। यहाँ पे उठाओ, बीटा की वैल्यू पुट कर दो और अपना काम चला लो, क्योंकि f आपको प्यारे बच्चों गिवन है 10 GHz। इसका सॉल्यूशन देखें फटाफट से। हाँ जी, ये रहा fs अपॉन f0 = √1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा। बीटा आपको 1/2 दिया है, इससे सॉल्व करेंगे तो f0 √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है? कितने सवाल हो गए? दो सवाल, एक अप्रोच वाला और एक रिसीड करने वाला। दोनों फार्मूले अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, डॉपलर डॉपलर डॉपलर, भैया डॉपलर ही पढ़ाऊंगा। साउंड में डॉपलर के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाँ बेटे, ट्रेन मूव कर रही है किधर की तरफ, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की ओर। ट्रेन साउंड से विसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर is f1. If the speed of the train is reduced to 17 मीटर पर सेकेंड then the frequency is registered is f2. अगर स्पीड ऑफ साउंड इतना दिया हो तो आपसे प्यारे बच्चों f1 f2 का रेशो पूछ रहा है। मैं फिर प्यारे बच्चों आपको बता दूं, जब सोर्स मूव करता है, सोर्स पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी अब तो याद हो गई होगी ना, न्यूमिनेटर में चेंज आता है डिनोमिनेटर में, सर डिनोमिनेटर में चेंज आता है। हाँ जी, यानी कि ये आ जाता है प्यारे बच्चों v अपॉन v - vs इंटू एफ। इजंट इट? यस। और सेकंड केस में जब सोर्स इधर जाता है कितने से, vs से, तो प्यारे बच्चों यहाँ जो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है ये होता है v अपॉन v + vs इंटू एफ। दिस इज f2। क्लियर है? डिनोमिनेटर में चेंज होता है। अच्छा एक बात और बता दो प्यारे बच्चों, जब सोर्स मूव करता है तो सोर्स के मूव चेंज करने से प्यारे बच्चों लैम्डा में चेंज आता है। ये याद रखना है। कैसे आता है थ्योरी के लेक्चर में डिटेल में आपको बताया गया, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड क्रैश कोर्स में देखोगे तो काम चल जाएगा। फिलहाल अपन तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला फार्मूला लगने वाला होगा। सो लेट्स सी इट सॉल्यूशन। ये जनरल फार्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, देखो ± v0 है ना, और माइनस + vs, ये फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्या ये वाला फार्मूला अपन यूज़ करेंगे? यस सर, दैट f1 = f0
340 अपॉन क्या 340 माइनस 34, इजंट इट। और सेकंड सिचुएशन में प्यारे बच्चों इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है 17, बस काम खत्म, दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, भारी करें या ना करें। भारी करने के लिए अपने पास एडवांस है ना, टेंशन मत लेना, इतने सवाल बताऊंगा एडवांस के क्रैश कोर्स में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो जेईई मेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, पहले कोर्स की कवरेज पे आप सब लोग पूरी तरह से प्यारे बच्चों फोकस करें। चलिए करते हैं अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, म्यूजिशियन यूजिंग एन ओपन फ्लूइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ सेकंड हार्मोनिक साउंड वेव। ओके, ए पर्सन रन्स टुवर्ड्स द म्यूजिशियन फ्रॉम द अनदर एंड ऑफ ए होल्ड एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, if the wave speed is 330 meter per second then the frequency heard by the running person shall be close to। सेम कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, सोर्स क्या है रेस्ट पर और ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है। तो भाई अब बता दो, अब सर मुझे पता है अगर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ। भाई अब तो याद हो गए होंगे ना सारे के सारे केस, इसलिए एक फार्मूला पीछे लिखा गया था। कौन सा फार्मूला था? दैट f डैश इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस प्लस वी एस इंटू एफ। समझ रहे हो भाई? ये इसमें कुल मिलाकर के कितने केस हैं प्यारे बच्चों? कुल मिलाकर के 4 केस हैं। पहले वाला फिर बता दूं एक बार, क्या v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ कब लगता है? जबकि सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा होता है। क्लियर है? हाँ जी, एफ डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी अपॉन एफ कब लगता है? जबकि सोर्स रेस्ट पर है और प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर दूर जा रहा होता है। क्लियर है? इसी तरह से हाँ जी, सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस वी एस इंटू वी आ जाता है। और अगर सोर्स प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तो एफ डैश इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ आ जाता है। अब तो भाई चारों केस बढ़िया से याद हो गए होंगे। अगर प्यारे बच्चों साउंड की डायरेक्शन में ही एयर भी यानी कि विंड ब्लो कर रही हो तो वहाँ पे एक एयर वाला फैक्टर और जोड़ देते हैं साउंड की स्पीड में। v इज़ वॉट? v इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, v इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर एंड vs इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। बस ध्यान रखना है ओपन फ्लूइड है भाई, है ना, तो सेकंड हार्मोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। तेजी से ध्यान रखो कंसेप्ट को प्यारे बच्चों। हाँ जी, ओपन ऑर्गन पाइप, वाह कितना प्यारा कनेक्शन है। ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड हार्मोनिक क्या होता है सर? v/2l का कितने टाइम्स हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या इससे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना, कितनी आ जाएगी बेटे? ये आ जाएगी सर 660 हर्ट्ज। यानी कि ये जो फ्लूट है ये क्या इतनी फ्रीक्वेंसी का, कितनी का, 660 हर्ट्ज का की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है। अब सोचो ऑब्जर्वर भागा हुआ आ रहा है, तो अगर सोचो प्यारे बच्चों ये ऑब्जर्वर भागा हुआ इधर की तरफ जाएगा तो क्या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ? एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ, है ना। स्टेशनरी सोर्स के पास एक ऑब्जर्वर चला जा रहा है। तो कौन सा फार्मूला आप तो याद हो जाना चाहिए? हाँ जी, v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? बस भैया हो गया अपना तो काम। देखो भाई ये वाला फार्मूला लगाना है। चलिए हाँ प्यारे बच्चों, एक और 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लोगे, ये आ जाएगा, एफ डैश की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मार्क करेंगे। क्लियर है? तो कैसे क्वेश्चन कनेक्ट हो रहे हैं ये शायद आप लोग बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अब प्यारे बच्चों साउंड के तो आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं साउंड और प्यारे बच्चों वेव ऑप्टिक्स में यानी कि लाइट के कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लब करने वाला हूँ। तो प्लीज़ शुरुआत करते हैं। हालांकि मैंने बताया था लेक्चर की शुरुआत में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज पहले पार्ट में प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको आई मैक्स और आई मिन तो पहले ही बता चुका हूँ, याद है ना आप लोगों को, है ना। चलिए फिर भी शुरुआत से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशन ऑफ द टू वेव बाई इतने इतने इतने, एक्चुअल में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस से स्टार्ट होता है और जो मैं साउंड और लाइट के लिए प्यारे बच्चों कॉमन करने वाला हूँ ये मैं आपको बता दूँ, है ना। लाइट वेव प्लस
प्यारे बच्चों साउंड वेव के लिए ये टॉपिक बिल्कुल कॉमन है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करने की शुरुआत करते हैं। चलिए, y1 इज इक्वल टू a1 साइन 3 ओमेगा टी और बेटे a2 कॉस 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। बिल्कुल भावुक होने की जरूरत नहीं है, SHM में हम ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, फिर मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं। हाँ जी, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन 3 ओमेगा टी, क्लियर है प्यारे बच्चों, और y2 इज इक्वल्स टू a2 कॉस 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। भावुक नहीं होना है, ये तो तय है। क्या है ये तय? ये तो तय है कि ये क्या है phi1, ये तय है कि ये क्या है phi2। नहीं, ये phi2 प्यारे बच्चों तब तक नहीं होता जब तक कि ये वाली टर्म भी साइन में ना आ जाए। तो इसलिए प्लीज़ इस कोस वाली टर्म को साइन में कन्वर्ट करें। समझ में आ रही है बात? तब जा करके ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? phi2 कहलाएगा। अदरवाइज इसको phi2 कहलाने का कोई राइट नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहला काम, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। और ये जो 3 ओमेगा टी दिख रहा है ना, ये वाली टर्म प्यारे बच्चों पॉजिटिव होनी चाहिए दोनों में। तब जाके मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकता हूँ, देख करके इन दोनों के फेज का डिफरेंस क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। पहली इक्वेशन होगी a1 साइन 3 ओमेगा टी। हाँ जी, तो इसको लिख सकता हूँ a1 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 0। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास क्या हो गया, phi1 हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब मजा आया। अब बताओ क्या दोनों टर्म साइन में हो गई? यस सर। तो जरा देखो दैट y2 इज इक्वल्स टू यस a2 साइन पाई बाई 2 यस प्लस 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब प्यारे बच्चों मैं इसे क्या कह सकता हूँ, अब मैं इसको phi2 कह सकता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों ये हुआ phi1, ये क्या हुआ phi2। अब दोनों का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना भाई। तो जब दोनों का आप प्यारे बच्चों इसका डिफरेंस निकालेंगे, सो दैट डिफरेंस इज व्हाट, phi2 माइनस phi1 एंड दैट इज व्हाट, दिस इज द फेज डिफरेंस। तो जब दोनों को माइनस कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई 3। तो ये पहला इनिशिएशन है प्यारे बच्चों वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने का, क्योंकि जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो आप सभी जानते हैं सारा का सारा खेल इन दो टर्म्स के डिफरेंस का ही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले फेज डिफरेंस लिखते हैं, फिर आप फेज डिफरेंस से क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, पार्ट डिफरेंस लिखते हैं। पार्ट डिफरेंस से मैक्सिमा और मिनिमा सब आता चला जाता है। क्लियर है ना? तो ये प्यारे बच्चों हम टर्न कनेक्ट करेंगे अगली क्लास में। तैयार रहिए और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंटरफेरेंस का आइडिया आप पहले लेकर के आएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव होगा एंड यू विल लर्न ए लॉट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। और प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में बहुत मजा आएगा, पोलराइजेशन पे बहुत सारे सवाल कराऊंगा, है ना, जो पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए प्लीज़ अगला लेक्चर जरूर आप सब लोग देखें। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 180021 799 1821 799 180021 799।